हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AA एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं आज अनुच्छेद का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 में बहुत सारा प्यार मेरा। पार्ट 1 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद 122 तक लगभग बता दिया गया था। आज 122 से ऊपर के बात करेंगे। तो बिना कुछ बोले हुए मैं अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो पार्ट 2 के बारे में पार्ट 2 में बात करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 में है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 से 147 तक बताया गया है। हमारे देश में 3 तरह के होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तीनों अलग अलग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका में आ गया सबसे निचले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सबसे ऊंचले स्तर पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट। और कार्यपालिका में हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राज्य की बात करते हैं कार्यपालिका में ही तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिपरिषद, राज्य का अपना मंत्रिपरिषद। उसके बाद विधायिका में हो गया संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य में होता है विधानमंडल में भी होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो सब अलग अलग है, सबका एक अलग अलग काम है। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं। तो आपका 124 से 147 तक का अनुच्छेद उसमें दिया गया है। उस अनुच्छेद में जो मेन पॉइंट है, जो मेन अनुच्छेद है, उसमें पूछा जाता है परीक्षा में, उसी को मैं बताऊंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संसदीय न्यायपालिका का एक प्रतिरूप है। भारत शासन अधिनियम 1935 संसदीय न्यायपालिका का प्रतिरूप है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। मूल में संविधान के मूल में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। फिर संसद द्वारा 2008 से 9 में एक अधिनियम आया गया था। उसमें न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश थे। अब फिर बढ़ के फिर संसद द्वारा अधिनियम के द्वारा फिर बढ़ के अब 1 हो गया मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर ही राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 5 बेंचों का जज होते हैं। उसमें उसी के सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और न्यायाधीशों के नियुक्ति के कुछ अर्हता होते हैं, जिसमें भारत का नागरिक हो और किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीशों के पद पर काम किया गया हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील के द्वारा काम किया गया हो, या एक, और दोनों में नहीं है तो एक राष्ट्रपति के दृष्टि में जो कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार हो, तो राष्ट्रपति वैसे आदमी को न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जिस तरह राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा, उसी तरह इसका ही महाभियोग द्वारा। लेकिन महाभियोग का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के हटाने के प्रयोग में ही किया जाता है। महाभियोग जैसा है, महाभियोग है नहीं। इसमें आपको लग रहा है कि हाँ, संविधान के प्रति कोई न्यायाधीश काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका हटाने की प्रक्रिया संसद द्वारा किया जाता है। संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा में 100 सदस्यों का सहमति चाहिए और राज्यसभा में 50 सहमतों का सदस्य चाहिए। और दोनों में सहमति जताई जाती है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति फिर उस पर एक विचार करते हैं और बोलते हैं कि पता लगाने के लिए
कि एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी द्वारा बोला जाता है कि पता लगाइए कि क्या जो इस पर आरोप लगा है वह सही है गलत है, और आरोप सही पाता है तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होती है और उसका हटाया जाता है। और चाहेंगे और अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा देना तो राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद उसके कार्यकाल हो गया 65 वर्षों तक, मिनिमम कोई एज नहीं है, मैक्सिमम 65 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो यही बात है। अब शुरू करते हैं। जैसे में अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों का नाम वही है, या सुप्रीम कोर्ट कहिए या उच्चतम न्यायालय कहिए या सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय को न्यायालयों की स्थापना और गठन। इसमें 124 के तहत कहा गया कि भारत में एक उच्च न्यायालय होगा, जो जैसे में सब न्यायालय के सबसे हेड होते हैं, उसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे होते हैं हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद सबसे नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिला न्यायालय कहते हैं, वो हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 24 समझ गया। उच्चतम न्यायालयों की स्थापना और गठन किया गया है। अनुच्छेद 25 में न्यायाधीशों का वेतन जैसे मुख्य न्यायाधीश के 2,80,000 रुपया है और अन्य न्यायाधीशों के 2,50,000 रुपया है। उसके वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मतलब मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है 126 में। समझ गए? न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आपको बताए किए हुए हैं। तीन टर्म होते हैं, तीनों टर्म बताया। किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज के पद पर रहा हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत के हुए, या राष्ट्रपति के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानकार हो वकालत के बारे में, तो उसको नियुक्त किया जाता है। 3 है। और भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है ये। देखिए 127 128 एक जैसा है। 127 में कहा तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसमें कह रहा है। और 128 में कह रहा है उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 127 समझिए। इसमें तथ्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो गई है तो उस स्थिति में किसी भी हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से और न्यायाधीशों को बुलाया जाता है, तो उस स्थिति में वो जो हाई कोर्ट से बुलाया गया न्यायाधीश को सारा पावर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसा हो जाते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद 127 अनुच्छेद में 128 में कहा उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्ति। तो ये भी वही जैसा है। कुछ काल के लिए किसी मुद्दा पर और बहस करना हो तो उस स्थिति में सेवानिवृत्ति जो पेंशन लेते रहते हैं, उस स्थिति में उस न्यायाधीशों को कुछ अल्प लघु काल के लिए बुलाया जाता है। रिटायरमेंट न्यायाधीशों को उस स्थिति में 128 के तहत उसको बुलाया जाता है किसी बैठक में। समझ गए? 131 में कह रहा है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, मतलब उच्चतम न्यायालय के कुछ शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के शक्ति जैसे में 2 राज्यों का विवाद है तो वह विवाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। चाहे एक तरफ पूरा राज्य है, एक तरफ भारत की बात आती है, एक तरफ पूरा राज्य, एक तरफ भारत की बात आएगी, तो वो भी मुद्दा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। समझ गए? तो ये हो गया 131 के तहत। आप देखिए उसके बाद 136 कर ले हैं। अपीलीय न्यायालय के लिए उच्चतम न्यायालय की इजाज़त। जैसे में अपीलीय न्यायालय में क्या है, कोई भी अपील सबसे ऊपर होता है, सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो कोई भी अपील उच्चतम न्यायालय में अगर चला गया तो उससे ऊपर नहीं जाता। मतलब ये नहीं कि सब मुद्दे पर ही पता किया जाता है कि हाँ ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पर आने लायक है या नहीं, इसलिए उससे ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि अपीलीय न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की इजाज़त। 137 में कह रहा निर्णय या आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन। समझ 137 कर रहा निर्णय के आदेश के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्लोकन इसमें क्या है, इसमें पुनर्लोकन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार्यपालिका या विधायिका संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं
संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं उसको आदेश देने के लिए, उसके पता लगाने के लिए ये उच्चतम न्यायालय कहते हैं। इसी को कहते हैं पुनर्लोकन, जिसमें कोई विधायिका हो गया या कार्यपालिका हो गया, दोनों और संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं तो उसको जांच कराने के काम यह 137 के तहत है। समझ गए। 139 का कुछ रिट निकालने की शक्ति है, ये आपको पढ़ाएंगे मूल अधिकार में। इसमें जो 5 प्रकार के रिट जारी करता 5 प्रकार के रिट जारी करता है अपना संविधान के संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये आपको लगभग आपको सीधे जानने की कुछ रिट निकालने की शक्तियाँ है। 5 प्रकार के रिट निकलती हैं तो आपको लगभग मौलिक अधिकार में पढ़ाएंगे। 143 में राष्ट्रपति के, ये पढ़ाए किए थे कल भी, कि 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों का एक बेंच होती है, वो अपने विचार करते हैं, अपना सहमत अपने सलाह राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को इच्छा होंगे मानने को तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, वो बात नहीं है। समझ गए आप। चलिए सुप्रीम कोर्ट लगभग ख़त्म हो गया, सब समझ गए। आप कह रहा है 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं। ये महानियंत्रक लेखा परीक्षक का काम है, पूरा भारत में एक ही होते हैं। इनका काम है जितना भी घोटाला, जिसमें अभी हाल फिलहाल में हुआ था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इनका जांच घोटाले के बारे में यही करेंगे। समझ गए। और इसका कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष, जोन पहले पूर गया उसके अनुसार। समझ गए आप। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ से आ गया राज्य के बारे में। तो अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसी में 153 के तहत 2 राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा 53 के 1 में। ठीक है। अनुच्छेद में राज्यों के, अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा, 153 में होगा राज्यों का राज्यपाल, अनुच्छेद 53 1 के तहत होगा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकते हैं। और दोनों राज्यों का और उनका वेतन मिलते हैं, दोनों राज्यों का वेतन एक साथ मिलेंगे। जैसे में 3 लाख रुपया लगभग 3-3.5 लाख रुपया है एक राज्यपाल का, और 2 राज्य का राज्यपाल है तो उनको 7 लाख रुपया वेतन मिलेगा। समझ गए। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जैसे में उसमें था अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति, उसी तरह इसमें 53 के तहत उसका कार्यपालिका शक्ति, इसी तरह है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 159 इसका शपथ, 159 में शपथ, राज्यपाल की शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। समझ गया। 161 इसमें क्षमादान, जैसे में दोनों को मिलाकर, केंद्र और राज्य को दोनों मिला के पढ़िएगा ना तो आपको जल्दी याद होगा। जैसे उसमें था अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं। इसमें राज्य में 161 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान है। ठीक है। हेलो दोस्त, पूरा वीडियो हम शूट कर लिए हुए थे, फिर से मेरा उस दिन का ही हाल हो गया था, पूरा शूट कर लिए लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इतना हार्ड गर्मी है कि मोबाइल भी नहीं, इतना हीट मोबाइल कर रहा है कि मत पूछिए। ठीक है। और देखिए इतना तक लगभग शूट कर लिए थे, ये बचा हुआ है, इसके बारे में फिर से समझा दिया आप लोगों का। अनुच्छेद 163 में कह रहा है, जैसे मैं अनुच्छेद 174 में कह रहा था ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, उसी तरह अनुच्छेद 163 में कहा राज्यपालों के सलाह देने के लिए राज्य में मंत्रिपरिषद का गठन। समझे। उसमें ये दोनों मिला के याद करते रहिए। उसमें 74 में कह रहा था राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, इसमें राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यों का मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 163 के तहत आर्टिकल 163। 164 में कह रहा मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल का हेड होता है मुख्यमंत्री, उसमें कराता है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री के बारे में मंत्रिमंडल का हेड। ठीक है। दोनों मिला के चलिए। इसमें कह रहा है अनुच्छेद 165 में राज्य का माध्यिकता, इसे राज्य का, जिसे राज्य का
सरकार की कानूनी सलाहकार जिसे उसमें होते हैं कानूनी सलाहकार भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत, इसे मानविकता इसको बोलते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत 166 का राज्य का कार्य का संचालन, उसमें देश का कार्य का संचालन 177 के तहत था, इसमें 165 का राज्य का संचालन। उसके बाद अनुच्छेद 166 में राज्यों का 166 में का राज्य का कार्य का संचालन देश में था। 170 के तहत देश के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। उसमें था राष्ट्रपति को सलाह देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है 178 के तहत। इसमें है 167 के तहत। 168 में देखिए, 168 में राज्य के लिए विधानमंडलों का गठन, इसमें था उसमें था देश के लिए विधानमंडल संसद था। अनुच्छेद 79 के तहत देश में एक संसद होगा, इसमें राज्य में विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 168 के तहत उसमें 79 के तहत, इसमें 169 में कहा राज्यों के विधान परिषद को रखना। 169 के तहत कह रहा है कि राज्य में और कोई राज्य विधान परिषद को रखना चाहेंगे तो रखें, कोई हटाना चाहेंगे तो हटाए। 169 के तहत 170 में कह रहा है विधानसभा की संरचना। विधानसभा उसमें था 81, जिसमें विधान राज्य में होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं और विधानसभा के निम्न सदन कहते हैं। उसमें उच्च सदन पहले था, इसमें निम्न सदन पहले है। समझ गए? तो अनुच्छेद 70 के तहत विधानसभा की संरचना, उसमें था 81 के तहत लोकसभा की संरचना। इसमें है अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना, उसमें अस्थित था विधान राज्यसभा की संरचना। समझ गए? जिससे उसमें था उच्च सदन निम्न सदन, इसमें भी उच्च सदन, उसमें उच्च सदन था राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इसमें है उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा। समझ गए? इसमें उसमें था लोकसभा के लिए एज 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। इसी तरह इसमें है विधान परिषद के लिए 30 साल और विधानसभा के लिए 25 साल। उसमें लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। आप हो गया इसमें अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल की विशेष अभिभाषण। उसमें अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण था। उसमें इसमें 178 अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। इसमें 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। उसमें था अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। दोनों कॉम्बिनेशन से हमेशा मिलते रहेगा। इसमें 182 के तहत विधान परिषद के सभापति या उपसभापति। उसमें अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति। समझ गया? अब अनुच्छेद 199 राज्य का धन विधेयक। उसमें था देश का धन विधेयक था। धन विधेयक का 110 के तहत। इसमें है 199 के तहत धन विधेयक। इसमें अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का वार्षिक बजट। उसमें 112 का था देश का वार्षिक बजट। वार्षिक बजट में जो एक साल के पूरा वित्तीय खर्चा के बारे में बताया गया है, उसी को वार्षिक बजट कहते हैं। और अनुच्छेद 207 राज्य का वित्त विधेयक। उसमें अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक था। धन विधेयक का वित्त विधेयक है या नहीं, वह लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे देश में, और राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। समझ गया? अनुच्छेद 206 राज्य का लेखा अनुदान। उसमें था देश का लेखा अनुदान 116 के तहत। इसमें 206 के तहत लेखा अनुदान वह अनुदान हुआ जो वार्षिक बजट से बाहर का हो। समझ गए? तो ठीक है। तो पार्ट 2 ख़त्म हो गया। आज बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है कि मत पूछिए। उस गर्मी में वीडियो शूट कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। इससे पहले बहुत सारा प्यार मिला, हम चाहेंगे कि इसमें भी प्यार मिला। और मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्या नहीं गलती। थोड़ा सा नया वीडियो डाल रहे हैं, उसके हाथ आती है, कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे ठीक करने का। प्लीज़ आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है? जय हिंद।